हाँ, तो अब हमारा अगला टॉपिक है लोहे पर जंग लगना क्या एक विद्युत रासायनिक शेल का निर्माण है और अगर है तो कैसे। तो हाँ, लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक शेल का निर्माण होता है, जिसमें क्या होता है कि जो शुद्ध आयरन होता है वो एनोड, अशुद्ध आयरन कैथोड, जबकि वायुमंडलीय गैसों युक्त जो जलीय विलयन होता है वो किसका कार्य करता है, विद्युत अपघट्य का। अरे हाँ, एक सेल अगर बनता है तो उसमें एक एनोड होना चाहिए, एक कैथोड होना चाहिए और एक कोई पदार्थ होना चाहिए जो किसका कार्य करता हो बेटे, विद्युत अपघट्य का। देखो मैं बोर्ड पे लिखता हूं कि लोहे में जो जंग लगने की क्रिया होती है उसमें एनोड कौन होता है, एनोड का कार्य कौन करता है। तो एनोड का कार्य करता है शुद्ध आयरन, शुद्ध आयरन। और इसी प्रकार कैथोड का कार्य वो किया जाता है अशुद्ध आयरन द्वारा। अब हमें एक विद्युत अपघट्य भी चाहिए, तो विद्युत अपघट्य का कार्य कौन करता है, विद्युत अपघट्य वायुमंडलीय गैसों युक्त जलीय विलयन, वायुमंडलीय गैसों युक्त जलीय विलयन। देखो इस संपूर्ण क्रिया को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। माना ये एक लोहे का टुकड़ा है, जस्ट इमेजिन, कल्पना कर रहे हैं, और इसके दो पार्ट है। इस पार्ट को हम मान लेते हैं शुद्ध आयरन, शुद्ध आयरन, और इस पार्ट को हम मान लेते हैं अशुद्ध आयरन। और यहाँ अशुद्धियाँ किसकी है, वायुमंडलीय गैस से है, जैसे O2 हो सकती है, N2 हो सकती है, CO2 और भी गैस है, प्लस आर्द्रता या नमी के रूप में उपस्थित है H2O। तो H2O है जो किस रूप में उपस्थित है, आर्द्रता या नमी के रूप में। होता क्या है, जो ये शुद्ध आयरन होता है ना, ये एनोड का कार्य करता है, और यहाँ जो आयरन होता है Fe होता है, Fe उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, तो उसका ऑक्सीकरण होता है Fe2+ में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर। अब यहाँ से ये त्यागे गए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, कैथोड की ओर गमन करते हैं। कैथोड पर पहले से ही उपस्थित है ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन का अपचयन होगा, अब वो किसकी सहायता से होगा, आए हुए दोनों इलेक्ट्रॉन प्लस H+ आयनों की सहायता से। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ H+ आयन कहाँ से है। तो देखो ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं ना, मतलब H2O प्लस CO2 आपस में क्रिया करते हैं और यहाँ से ये एक एसिड बनाते हैं H2CO3, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल। अब ये कार्बनिक अम्ल है वो पुनः वियोजित होता है, तो H2CO3 इसका पुनः क्या होता है, विखंडन होता है, और किस में टूटता है, 2H+ और CO3- 2 आयनों में। तो ये ऑक्सीजन यहाँ बने हुए H+ आयनों और उन इलेक्ट्रॉन की सहायता से क्या होती है, अपचयित होती है। तो सेल में एक हिस्से ने किसका कार्य किया, एनोड का, और लोहे का दूसरा हिस्सा उसने किसका कार्य किया, कैथोड का। अब एनोड और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हुई है और वो किस प्रकार हुई है, तो यहाँ देखते हैं। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण, तो एनोड पर हुआ ऑक्सीकरण, और एनोड पर कौन है, शुद्ध आयरन, तो Fe है वो ऑक्सीकृत हो गया है किसमें, Fe2+ में, क्या करके, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर। जो Fe है वो कन्वर्ट हो गया Fe2+ में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर। तो ये रिएक्शन एनोड की हो गई।
अब इसी प्रकार कैथोड पर भी एक अभिक्रिया होगी, तो कैथोड, और कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा। अब कैथोड पर अपचयन किसका होगा, इस ऑक्सीजन का। तो ये जो ऑक्सीजन है O2 है, वो अपचयित हो जाएगी H+ आयनों की सहायता से और उन इलेक्ट्रॉन की सहायता से, जो आए हुए इलेक्ट्रॉन है उनकी सहायता से। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए ना, अब 2 तो नहीं, इलेक्ट्रॉन कितने आवश्यक है वो वहां पता चलेगा अभी, इन इलेक्ट्रॉनों की सहायता से। और ये यहां से अपचयित होके H2O बना लेती है, प्लस साथ में कुछ H+ आयन भी निकल जाते हैं, सॉरी H2O बना लेती है। देखो हुआ क्या है इस क्रिया के दौरान, यहां देखते हैं कि जो ऑक्सीजन था उसका होमोलेटिक क्लीवेजन हुआ, उससे 2 ऑक्सीजन बनी, और इन दोनों ही ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे और इसके आउटर शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो इन दोनों ने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और इस ऑक्सीजन ने भी कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 2। तो ये ऑक्सीजन कन्वर्ट हुई O-2 में, और इसी प्रकार ये ऑक्सीजन भी कन्वर्ट हो गई O-2 में। अब जो ये ऑक्सीजन है O-2, ये जो ऑक्सीजन है O-2, ये यहाँ से H+ आयनों को ग्रहण करेगी और H2O में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक ऑक्सीजन को अगर H2O में कन्वर्ट होना है तो कितने H+ आयन चाहिए, 2 H+। इसी प्रकार इसको भी कितने चाहिए, 2, क्योंकि टोटल ऑक्सीजन कितनी है, 2। तो हमें टोटल 4 H+ आयन चाहिए। और इलेक्ट्रॉन कितने काम में आ रहे हैं, 2 यहाँ आ गए और 2 यहाँ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4। ठीक है, और यहाँ से 2 टाइम क्या बन गया है, H2। अभी तक की जो क्रिया हुई है उसमें एनोड और कैथोड बना है। यहाँ हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई साहब ये जंग लग गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब क्या होगा, जो आपका Fe2+ है, ये Fe2+ है, वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन की सहायता से, ये जो Fe2+ है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा H2O की सहायता से Fe3+ में कन्वर्ट होके और फेरिक ऑक्साइड बना लेगा। देखो मैं लिखता हूं यहां, अब बना हुआ Fe2+ आयन वायुमंडलीय ऑक्सीकरण, वायुमंडलीय ऑक्सीजन व H2O की सहायता से Fe3+ आयनों में ऑक्सीकृत होकर Fe2O3 का निर्माण करता है। तो यहां से क्या हुआ, जो Fe2+ आयन थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, Fe3+ आयनों में। किस में कन्वर्ट हो गए, Fe3+ आयनों में। अब ये काम हुआ कैसे, वायुमंडलीय ऑक्सीजन और H2O की सहायता से। तो हम यहाँ ले लेते हैं वायुमंडलीय ऑक्सीजन प्लस H2 हाफ O2। अब ये तीनों आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और साथ में कुछ H+ आयन भी निकलेंगे। देखो अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहाँ 3 टाइम ऑक्सीजन है और यहाँ 1 टाइम यहाँ है, 1 टाइम यहाँ, तो यहाँ 2 टाइम कर दो, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, एक यहाँ 3 टाइम ऑक्सीजन है और 2 टाइम कौन है, Fe है। अब देखो टोटल अगर हम 2H2O को तोड़े तो ऑक्सीजन को अगर अलग करें तो H+ और H+, ठीक है। एक H2O हमें क्या देता है, 2 H+ आयन देता है, तो टोटल H+ आयन कितने हो गए, 4 H+
आयन हो गए। अभी भी इसको हम जंग नहीं कहेंगे, ये केवल और केवल क्या हुआ है, फेरिक ऑक्साइड है। हाँ, ये भी जंग नहीं। अब क्या होगा, यहां से जो ये फेरिक ऑक्साइड है ये जलयोजित होगा। तो लिख देते हैं आगे, बना हुआ फेरिक ऑक्साइड जलयोजित होकर जलयोजित फेरिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो यहां जो रिएक्शन हो रही है वो ये है कि जो Fe2O3 है वो जलयोजित हो जाएगा अक्स H2 और ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 डॉट अक्स H2O। देखो, इसको कहा जाता है जलयोजित फेरिक ऑक्साइड, जो लाल भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, लाल भूरा रंग। इसका रंग कैसा होता है, लाल भूरा। और यही जंग है, इसी को हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो हमें यह भी कह सकता है कि जंग का रासायनिक फॉर्मूला लिखो, तो यही क्या हुआ, जंग का रासायनिक सूत्र भी हुआ। जंग का रासायनिक सूत्र। तो लोहे पर जंग लगने की संपूर्ण क्रिया इस प्रकार हुई है कि जो शुद्ध आयरन था उसने एनोड का कार्य किया, जबकि अशुद्ध आयरन है उसने कैथोड का कार्य किया। एनोड पर क्या हुआ, जो Fe था वो Fe2+ आयनों में कन्वर्ट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, और उन इलेक्ट्रॉन त्यागे गए इलेक्ट्रॉन और H+ आयनों की सहायता से ये जो ऑक्सीजन थी, वायुमंडलीय ऑक्सीजन, वो किस में कन्वर्ट हो गई, H2O में अपचयित हो गई। उसके बाद में क्या हुआ कि जो ये बने हुए Fe2+ आयन थे, वो बने हुए Fe2+ आयन वो H2O और वायुमंडलीय ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीकृत हुए और उन्होंने क्या बनाया, Fe2O3। ठीक है, अब ये जो Fe2O3 था इसने वापस जल के साथ में रिएक्ट किया, यानी ये जलयोजित हुआ और इसने बनाया जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। ये जलयोजित फेरिक ऑक्साइड, और इसी को क्या कहा जाता है, जंग कहा जाता है। और इसका रंग कैसा होता है, लाल भूरा होता है। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, कि बोर्ड में अगर क्वेश्चन आया इसमें से तो क्या पूछेगा। तो देखो, एक तो पूछा जा सकता है कि जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए। एक तो हमसे क्या पूछा जा सकता है, जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए। दूसरा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि स्पष्ट कर दो कि लोहे पर जो जंग लगने की क्रिया होती है उसमें एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हुआ है। और तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो जंग लगना होता है, हाँ, जंग लगने की जो क्रिया होती है, क्या वो एक रासायनिक प्रक्रम है, क्या उसमें एक सेल का निर्माण हुआ है, या ऐसे कह दे कि जंग लगने की जो क्रिया है, ठीक है, उसका विद्युत रासायनिक सिद्धांत बताओ। तो 3 क्वेश्चन बनते। जंग का फॉर्मूला, क्या लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण है, स्पष्ट कर दो। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि जंग लगने की जो क्रिया है उसका विद्युत रासायनिक सिद्धांत लिखिए। तो कंप्लीटली जंग लगने की क्रिया ये हुई है। आ गया समझ में सबको? चलो फिर उतार लो।